हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, बढ़िया। आप फर्स्ट क्लास बढ़िया रहना चाहिए, मेरी आप सब लोगों के लिए यही दुआ है। क्लियर? चलिए बच्चों, बहुत टाइम अपन लोगों ने बिता दिया अपने लॉकडाउन पीरियड को लॉक कर करके। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं। क्लियर? चलिए, अब अपन अपना कुछ पढ़ाई की तरफ ध्यान दे देते हैं। अपना पढ़ने का सिस्टम वैसे रहेगा जैसे हम पहले पढ़ते थे, कि हम पहले चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, फिर उस चैप्टर का टेस्ट लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर अपन चलिए अपना नया टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनरल मीटिंग्स ऑफ ए कंपनी। सिंपली बात करते हैं कि मीटिंग ऑफ ए कंपनी, कंपनी की मीटिंग से रिलेटेड बच्चों ये टॉपिक है। इसका क्रक्स मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ, सो दैट अपन आगे चलेंगे। क्या होता है बच्चों, मीटिंग करनी पड़ती है। मीटिंग कैसे करनी पड़ती है? सपोज कंपनी में शेयर होल्डर्स ऑब्लिक मेंबर्स होते हैं, ठीक है। उन मेंबर्स को बुलाया जाता है, कोई भी रेजोल्यूशन लिया जाता है, कोई भी बात की जाती है, उस पर डिस्कशन की जाती है। वो डिस्कशन करने के लिए एक प्लेस पर सब लोगों का मिलना जरूरी होता है। उस मिलने को हम लोग मीटिंग का नाम देते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ द मीटिंग्स ऑफ ए कंपनी। अब छोटी सी बात इस पर मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज एक हमारे घर में मैरिज है, शादी है। अब शादी में क्या होता है? क्लियर? बिल्कुल शादी से रिलेट करके देखते हैं, फिर अपन चीजों को समझेंगे। शादी में क्या होता है? शादी में सबसे पहले कार्ड बांटे जाते हैं, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। वो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? पेरेंट्स करते हैं, या पेरेंट्स के बिहाफ पर हम लोग करते हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद लोग आते हैं शादी में मीटिंग अटेंड करने, मतलब शादी अटेंड करने आते हैं। शादी में सब ठीक ठाक, खाना की व्यवस्था ठीक, रहने की व्यवस्था ठीक, सब मैनेजमेंट ठीक। उसके बाद अच्छे से उनका स्वागत सत्कार होता है, उनका रिसेप्शन होता है। अच्छे से उनको अपन नमस्ते कर देते हैं, चलिए सर कैसा रहो, कहते हैं बहुत बढ़िया रहा सर। उसके बाद लास्टली वो आपको कुछ सेकंड वगैरह देकर जाते हैं ना, कोई 100 रुपये, कोई 200, कोई 500, कोई 1000, कोई 10,000, वट एवर द सिस्टम इट इज। जैसा उनकी जेब में होता है, जैसा उनका मन होता है, जैसी उनकी इच्छा होती है, वो वैसा देकर जाते हैं और फाइनली चले जाते हैं। आप जाते समय उनको ऐसे करते हैं, नमस्कार सर आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे मान बढ़ाया, आपने हमारी इज्जत बढ़ाई, ऐसा कहते हैं ना। यस, सिंपल इज लाइक दैट। मीटिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों वैसा ही है। वैसा ही क्या है? सबसे पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ। नंबर 1, मीटिंग बुला कौन सकता है? सिंपल शब्दों में मीटिंग बुला कौन हो सकता है? जैसे अगर मेरी शादी है तो शादी का इनविटेशन कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? क्या सब जगह पर इनविटेशन मैं दूंगा? आंसर इज नो। मेरे रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदार, मेरे बड़े, उनको जो इनविटेशन जाएगा मैरिज का, वो किसकी तरफ से जाएगा? मेरे पेरेंट्स की तरफ से जाएगा। दे विल कॉल देम, दे विल मैसेज देम, दे विल व्हाट्सएप देम। क्लियर? अब लेकिन कहीं पर ऐसा नीड हो कि वो नहीं जा सकते या व्हाट्सएप नहीं कर सकते, वट, तो यस दे कैन ऑथोराइज मी। यस, दे कैन ऑथोराइज मी के सपन बेटा आप शादी के लिए उनको फोन कर दो, हमारी उनसे बात हो गई है, हम इस काम को कर देते हैं। क्लियर? चलिए, दूसरा कॉन्सेप्ट इसी में पूछने बताना चाह रहा हूँ। सपोज पेरेंट्स से परमिशन लिए बिना मैं किसी ऐसे बंदे को बुला लेता हूँ जो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है, तो क्या शादी का मजा खराब हो जाएगा? आंसर इज यस, बिल्कुल खराब हो जाएगा। ऐसी मीटिंग का भी कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसी को पढ़ना हम चाहेंगे। वो क्या? नंबर 1, मीटिंग को बुला कौन सकता है? ठीक, मीटिंग बुला कौन सकता है? मीटिंग आपके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकता है। 100% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुला सकते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी को ऑथोराइज कर दे, किसी को अथॉरिटी दे दे कि वो बंदा बुला सकता है, आंसर इज यस, वो बंदा बुला सकता है। अगर वो बंदा बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछे अगर बुला लेता है तो क्या मीटिंग इनवैलिडेट हो जाएगी? आंसर इज यस, मीटिंग की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्लियर? यही कॉन्सेप्ट अपने को बच्चों पढ़ना है। आपके इन टॉपिक्स में मैं कुछ बातें आपको लिखवाऊंगा भी, तो साथ साथ आपको नोटबुक भी लेकर चलना है। चलिए, मीटिंग से पहले कुछ बातें हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि मीटिंग बुला कौन सकता है। नंबर 1, हु में कॉल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन बुला सकता है? 100% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकते हैं। क्लियर? नंबर 2, बुलाता कौन है? जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहें, या तो सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी, या
एनी अदर पर्सन, लिख लेना बच्चों जो जो बता रहा हूं, एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड, बोर्ड ने जो ऑथराइज किया। पॉइंट नंबर 3, इफ दीज पर्सन CS ओब्लिक अदर पर्सन क्या करते हैं, कॉल द मीटिंग without asking from board of director, then meeting will be invalid. Yes or no? 100% yes. कह रहे CS और अदर पर्सन ने मीटिंग कर ली बिना पूछे किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। आंसर इज यस। लेकिन अगर ऐसा हुआ, इन्होंने मीटिंग बुलाई CS और अदर पर्सन ने, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया कि यस आपने जो बुलाई कोई बात नहीं, हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, क्या तब मीटिंग वैलिड होगी? आंसर इज यस। देन द मीटिंग विल बी वैलिड एनफ। मीटिंग उस समय पर क्या हो जाएगी, बिल्कुल वैलिड हो जाएगी। क्लियर? तो क्या कॉन्सेप्ट कहा कि कौन बुला सकता है? नंबर 1 प्रॉपर अथॉरिटी। प्रॉपर अथॉरिटी कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब CS और अदर पर्सन किसके कहने पर बुलाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। क्या उनको अपनी तरफ से मीटिंग बुलाने का कोई राइट है? आंसर इज नो। लेकिन अगर वो बुला लेते हैं और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है कोई बात नहीं बेचा, जा जी ले अपनी जिंदगी, रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब याद है कि भूल गए तो याद रहता हूं, कंसेंट टू प्रीवियस एक्ट। कंसेंट टू प्रीवियस एक्ट। अब प्रीवियस एक्ट कौन सा? जो CS ने कर दिया या अदर पर्सन ने कर दिया, उस एक्ट को क्या कर दिया, कंसेंट दे दी गई है, तुमने जो किया कोई बात नहीं, जाओ। अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 के कौन बुला सकता है, कब बुला सकता है, जैसे चाहे वैसे बुला सकते हैं, 100% बुला सकते हैं। ठीक है, मेंबर्स भी बुला सकते हैं, उस पर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन बुला, मेन कौन बुला सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब बुला सकता है तब बुला सकता है, सिंपल। क्लियर? इतना कंसेप्ट ओके। शादी का कार्ड कौन दे सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे सकते हैं, सिंपल कंसेप्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ पर मैं दे सकता हूँ, यस। अगर मैंने अपने बिहाफ पर ही कार्ड दे दिया बिना पूछे और पेरेंट्स ने उसको कर दिया, ओके, तब बुलाया जाना वैलिड है, 100% वैलिड है। क्लियर? तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, नोटिस की हम बात करते हैं। नोटिस मतलब इनविटेशन शादी का जो दिया जाना चाहिए वो कितने दिन पहले दिया जाना चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूं, शादी का जो इनविटेशन है वो कितने दिन पहले दिया जाना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरी शादी है और आ जाना, तो आप कितने दिन पहले आएंगे, या मैं आपको कितने दिन पहले कार्ड दूं, सिंपल शब्दों में बात करूंगा, कितने दिन पहले दूंगी, बताऊंगा यार, कितने दिन पहले दूं? मैं कहता हूँ मेरी शादी है, तो मैं कितने दिन पहले आपको बुलाऊं? सर कुछ समय तो दो, कुछ टाइम तो दो मीटिंग में, शादी में आने के लिए। मैं कहता हूँ आज ही मेरी शादी है, शाम को 5 बजे, मैं आपको 3 बजे कॉल करता हूँ, हे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरी शादी है, शाम को 5 बजे आ जाना। आप क्या कहोगे? सिंपल शब्द में बताओ, आप क्या कहोगे? आप कहोगे यार थोड़ा पहले बता देता, मेरे को नोटिस थोड़ा पहले बता देता, मेरे को इनविटेशन पहले दे देता, अगर शादी में बुलाने था, तो ये क्या मतलब थोड़ी है कि। और अगर यही बात जो गर्ल्स है वो अपने फ्रेंड को करती हैं, मेरी शादी है शाम को 5 बजे, 3 बजे वो फोन कर रही है, तो व्हाट विल हैपन? इट जस्ट ए पार्ट ऑफ द स्टडी, और कुछ नहीं है। व्हाट विल हैपन देन? तो वो क्या कह सकती है? वो कह सकती है अरे पार्लर का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, ड्रेस सेलेक्ट करनी पड़ती है, टाइम तो चाहिए होता है ना, 2 घंटे में तो मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगी। तो इसके लिए कहते हैं क्या, दोष रोपण किसके ऊपर कर दिया गया? जिसकी शादी थी उसको कह दिया यार तूने टाइम से नहीं बताया, इसके लिए तेरी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई और हम तेरी शादी में नहीं आ सकते। क्लियर? तो क्या कहा, कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है कि नोटिस
मतलब इनविटेशन, मीटिंग में आने के लिए जो इनविटेशन दिया जाना चाहिए वो कितने दिन पहले दिया जाना चाहिए, उसका क्या टाइम पीरियड होना चाहिए, किस किस को दिया जाना चाहिए। अब आप शादी में बुलाते हैं किसको है, सिंपल शब्दों में बात करूँ तो जो आपके नॉन है उन्हीं को तो बुलाते हैं, रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो नॉन है उन्हीं को तो बुलाते हैं, किसी और को बुलाते हैं, किसी को भी नहीं बुलाते हैं। क्लियर। तो ऐसे ही मीटिंग में किसको बुलाते हैं, मीटिंग में अपने मेंबर्स को बुलाते हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स को बुलाते हैं, अपने ऑडिटर को बुलाते हैं, मतलब जो नॉन पर्सन है उन्हीं को बुलाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या अपने को समझना बच्चों, अपने को सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ पर पूरा एक शादी का समारोह अपना मैरिज फंक्शन ध्यान रखना है। जैसे ही मैरिज फंक्शन पर ध्यान रखेंगे तो यस अपन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से दिमाग में अपने चल जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। अब ध्यान से पढ़िएगा आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है। कहता है जी आपका जो नोटिस है वो कितने दिन पहले दिया जाना चाहिए। मैंने कहा नोटिस जो है वो कितने दिन पहले दिया जाना चाहिए। नोटिस आपका दिया जाना चाहिए कितने दिन पहले, कम से कम 21 दिन पहले आपको नोटिस दिया जाना चाहिए, कम से कम 21 दिन पहले। हम बात कर रहे हैं कि नोटिस कितने दिन पहले दिया जाना चाहिए। शादी में आने के लिए इनविटेशन थोड़े समय पहले तो दिया जाए, किसी को ट्रेन का टिकट कराना है, किसी को फ्लाइट का टिकट कराना है, सब बातों का टाइम दिया जाना चाहिए। ऐसे ही किसी को आपको मीटिंग में बुलाना है अगर, तो मीटिंग के लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए। 100% प्रॉपर नोटिस मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन। क्लियर। तो नोटिस का टाइम कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मिनिमम टाइम टू कॉल ए मीटिंग। मीटिंग को बुलाने के लिए कम से कम जो टाइम है बच्चों, कम से कम टाइम की अगर हम बात करें 21 क्लियर डेज। अब ये 21 क्लियर डेज क्या होता है अभी हम आपको समझाते हैं। कह लीजिए अगर आपको शादी में हमको बुलाना है, ऑब्लिक मीटिंग में हमें बुलाना है, तो आप कम से कम 21 दिन का नोटिस हमें दे। 21 दिन में भी क्या चीज, क्लियर डेज। 21 क्लियर डेज की बात कर रहा है। अब ये क्लियर डेज क्या होता है, चलो बच्चों आपको थोड़ा सा कंसेप्ट में क्लियर कर देता आ जाएंगे। 21 क्लियर 21 क्लियर डेज क्या होते हैं, अरे फटाफट। सपोज 21 क्लियर डेज का मतलब जो लगाया गया है, ट्वेंटी फुल डेज। अब ये फुल डेज का मतलब क्या है बच्चों, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ऐसे मतलब होता है एक दिन 24 घंटे का होता है। क्लियर। तो 21 जो दिन होने चाहिए वो फुल डे होने चाहिए, मतलब वो पूरे के पूरे 24 दिन 24 घंटा होना चाहिए क्लियर नोटिस बुलाने के लिए। अभी और क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर डेज का मतलब यहाँ पर यही दे रहा है कि फुल डे होने चाहिए। फुल डे मतलब 24 आवर्स ए डे, आवर्स एक दिन में होता है, 24 घंटे एक दिन में होते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सपोज आज कंपनी नोटिस भेज रही है, आज की डेट क्या है आपकी, सपोज 20 जून को कंपनी नोटिस भेज रही है मीटिंग का, कि हमारी मीटिंग होगी, मानकर चले नेक्स्ट वीक मीटिंग, नेक्स्ट मंथ मीटिंग होगी 21 जुलाई। सिंपल शब्दों में बात करते हैं, मीटिंग होगी 3 PM पर, और जो नोटिस भेजा जा रहा है वो भेजा जा रहा है बच्चों 10 AM। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ध्यान से सुनिएगा, पूरा ध्यान लगाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है प्रैक्टिकल, सेम इसी पॉइंट के ऊपर पहली लाइन पर क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से दिएगा। कह रहे जी क्या 20 जून को आपने मीटिंग का क्या भेजा, नोटिस भेजा कितने बजे, 10 AM पर। क्लियर। क्या ये जो 20 जून का दिन है ये पूरा 24 आवर्स हो रहा है, आंसर इज नो। 10 बजे भेजा तो कितना टाइम निकल गया आपका, 10 घंटे तो निकल गए, 12 से लेकर 10 बजे तक तो 10 घंटे निकल गए। नोटिस आपने भेज दिया, कितने घंटे रह गए, अल्टीमेटली आपके 24 आवर्स में से 10 आवर्स निकल गए, तो आपके 14 आवर्स रह गए। तो ये कंसेप्ट के लिए क्या समझना पड़ेगा, मैंने आपको बताया एक दिन पूरा 24 आवर्स का लेना पड़ेगा। दूसरा कंसेप्ट बात करते हैं, 21 जुलाई को 3 PM पर आपकी मीटिंग है।
अगर 3 PM पर मीटिंग है तो क्या ये पूरा दिन आप काउंट करेंगे? 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि एक दिन 24 घंटे का अपन कंसिडर करते हैं। जब 3 बजे मीटिंग हो रही है तो क्या वो 24 घंटे कवर हो रहा है? आंसर इज अगेन नो। तो अपने को कैसे कंसिडर करना है? 20 जून को नोटिस भेजा, क्लियर। अब क्लियर डे की बात कर रहे हैं, क्लियर डे। अब ये नॉट क्लियर डे है जिस दिन नोटिस भेजा, क्योंकि 10 बजे नोटिस भेजा। तो नोटिस भेजते समय, नोटिस के डेज की कैलकुलेशन करते समय, 21 क्लियर डेज की कैलकुलेशन करते समय आप इस 20 जून को एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि आपने नोटिस भेजा है 10 बजे। तो सिंपल शब्दों में बात करें, नंबर 1 कौन सा डे आप बता देंगे? डे ऑफ सेंडिंग नोटिस, ठीक है जी। दूसरा आपका 21 जुलाई जो मीटिंग का डे है, उस दिन भी 3 बजे आपकी मीटिंग है, तो डे ऑफ मीटिंग भी आप एक्सक्लूड कर दें। 21 क्लियर डेज आपके पहले हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि 21 क्लियर डेज का नोटिस तो चाहिए चाहिए, प्लस में एक दिन ये एक दिन ये, प्लस में 2 डेज हो गए। तो अब आपके टोटल मिलाकर कितने दिन हो गए? 23 डेज हो गए। आंसर इज यस, 100% यस, 23 डेज हो गए। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है बच्चों, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। वो क्या? 23 डे आपके हो गए अगर। अब क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा अच्छे से, इसके साथ ही अटैच है। इफ नोटिस सेंट बाय मेल, आपसे पूछ रहा हूं छोटा सा क्वेश्चन, ध्यान बताइएगा, पूरा कंसंट्रेशन दीजिएगा और साथ साथ अपना कॉपी में भी नोटबुक में भी नोट करते रहिए बच्चों, ताकि दिमाग में रहे। इफ नोटिस सेंट बाय मेल, आप ईमेल के थ्रू नोटिस भेज रहे हैं मेल, तो नोटिस को पहुंचने में कितना दिन लगेगा? कितने दिन? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन? आंसर इज नो, 6 दिन 4 दिन 6 दिन कभी नहीं लगेंगे। एट वंस, इंस्टेंट नोटिस पहुंच जाएगा, 100% पहुंच जाएगा। अगर मेल के थ्रू नोटिस भेज रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं, फेसबुक के थ्रू भेज रहे हैं, तो नोटिस कैसे पहुंच जाएगा? इंस्टेंट डिलीवरी हो जाएगी नोटिस की। आंसर इज यस। तो कोई डिले नहीं हुआ ना, नोटिस आपने भेजा और पहुंच गया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर नोटिस भेजा गया बाय पोस्ट, इफ नोटिस सेंट बाय पोस्ट, पोस्ट से भेजा आपने, तो क्या कहता है? तो ये कंसिडर करता है क्या? एक्ट जो कंसिडर करता है, कंपनीज एक्ट जो कंसिडर करता है, वो क्या कहता है? आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स, आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स डीमिंग फैक्टर है कि नोटिस जो है वो सर्व हो गया है, नोटिस बंदे के पास पहुंच गया है। तो 48 आवर्स नोटिस भेजने के बाद कितने दिन हो गए? 2 डेज सिंपली, 24 घंटे का एक दिन होता है। आपको एग्जाम में लेकिन ये लिखना है 48 आवर्स, 2 डेज कभी नहीं लिखना है। अब बच्चों हमने पढ़ा था 23 डेज, किस केस में? नोटिस भेजने वाला डे और नोटिस सॉरी डे ऑफ मीटिंग, इनको हमने एक्सक्लूड किया था। टोटल डे हमारे हो गए 23। अब एक क्वेश्चन और छोटा सा, 23 डेज हमारे यहाँ पर आए। मैं आपसे पूछता हूं, इफ नोटिस बाय मेल, तो कितने दिन हमको चाहिए मिनिमम टू होल्ड ए मीटिंग, कि मीटिंग हमारी वैलिड मानी जाए, मीटिंग हमारी सही मानी जाए? 23, आंसर इज यस, 23। लेकिन इफ नोटिस सेंट बाय पोस्ट, तो 23 डे प्लस 2 डेज, तो आंसर विल बी 25 डेज। ठीक, इस कॉन्सेप्ट का पूरा ये क्रक्स है। आपको कुछ भी नोट डाउन करना है तो प्लीज आप नोट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। कह रहे हैं जी क्या? डे ऑफ मीटिंग, नोटिस ऑफ मीटिंग, सारी बातें आपको बता दी है।
डे ऑफ मीटिंग एक्सक्लूड, और नोटिस भेजने का दिन एक्सक्लूड। 21 क्लियर डेज चाहिए। 21 क्लियर डेज में 2 दिन हो गए हैं, डे ऑफ मीटिंग प्लस डे ऑफ सेंडिंग नोटिस। उसके बाद अगर नोटिस भेजा जा रहा है किससे, थ्रू मेल, अगर नोटिस भेजा जा रहा है थ्रू मेल इंस्टेंट डिलीवरी, तो नो नीड टू ऐड एनी डे। अगर आपने नोटिस भेजा है 23 डेज का, तो यस इट्स ए वैलिड नोटिस। मेंबर्स को ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि हमको जो नोटिस भेजा गया वो टाइम से नहीं भेजा गया, ये नहीं किया गया, वो नहीं किया। लेकिन अगर आप पोस्ट से भेज रहे हैं, तो यस आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स वी विल हैव टू कंसीडर दैट। तो आपको 2 मोर डेज विल बी एडिड टू 23 डेज। नाउ द आंसर कम्स टू 25 डेज। ओके, चलिए इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन से क्लियर कर देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए बात करते हैं बच्चों अपना नोटिस भेजने की डेट, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस। आंसर इज 16th ऑफ अक्टूबर। डे ऑफ मीटिंग आप कहिए 10th ऑफ नवंबर। ठीक है, सिंपल इतना सा क्वेश्चन है। और इसमें लिखा है नोटिस वैलिडिटी पीरियड कितना हुआ है, नोटिस का पीरियड कितना हुआ है, क्या कुछ हुआ है, उसकी कंफर्मेशन हुई है, नोटिस जो है वो पीरियड में भेजा गया है, नहीं भेजा गया, ऐसी कुछ बात है। चलिए मैं बताता हूँ। इज इट ए वैलिड नोटिस, क्या ये वैलिड नोटिस है? आंसर बात करते हैं। जो अपन ने पढ़ा कॉन्सेप्ट सिंपल उसी क्वेश्चन पर, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस 16th ऑफ अक्टूबर। और एक क्वेश्चन हो रहा है दोनों केसेस में, इफ नोटिस सेंट बाय मेल क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बाय पोस्ट, तो कितना दिन आपके कंसीडर हुए, कितने दिन आपको ध्यान रखने। डे ऑफ सेंडिंग नोटिस 16th ऑफ अक्टूबर, ठीक है, इसको एक्सक्लूड करेंगे, 100% एक्सक्लूड करेंगे। डेट ऑफ मीटिंग कितना है, 10th ऑफ नवंबर, इसको एक्सक्लूड करेंगे, 100% एक्सक्लूड करेंगे। तो अपन कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। डेट अगर साथ में लेकर चल रहा हूं मैं, अगर पोस्ट से भेजा तो 2 दिन और आप लेंगे, 48 आवर्स आप और लेंगे। तो पहला कैलकुलेशन करते हैं, 16th ऑफ अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे, क्लियर। उसके बाद आप किसको काउंट नहीं करेंगे, 2 मोर डेज, मतलब 17th 18th काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज हमने पोस्ट से भेजा तो 2 दिन और घटा दिए। तो आपकी कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट हुई, आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हुई बच्चों 19th ऑफ अक्टूबर से, क्लियर। 19 से आप कैलकुलेशन करते हैं, 19 से कैलकुलेशन करते हैं, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बच्चों को लग रहा होगा सर हमें आप क्या समझा रहे हो, काउंटिंग समझा रहे हो। बच्चों को काउंटिंग नहीं समझा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। मुझे पता है आपको अच्छे से आती है, पूरी कैलकुलेशन आपको अच्छे से आता है, कोई टेंशन नहीं। एक कॉन्सेप्ट करा देता हूँ, उसके बाद आप दुनिया भर के क्वेश्चन कीजिएगा, नो प्रॉब्लम, क्लियर। 30 अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31। बच्चे इस चीज को लिखना कभी कभी भूल जाते हैं, इसके लिए। अब आता है नवंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th ऑफ नवंबर को हमारी मीटिंग है, तो इसको भी काउंट करेंगे। आंसर इज नो, इसको भी काउंट अपने को नहीं करना है, इसको एक्सक्लूड करना है। अपने कंसेप्ट में ही पढ़ा ना, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस एंड डे ऑफ मीटिंग कितने बजे हो चाहिए, अपने को उसको एक्सक्लूड कर देना है, क्लियर। अब बात करते हैं कितने दिन हो गए, काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 क्लियर डेज हो गए भाई,
कोई इशू है? वैलिड है? आंसर इज यस, बिल्कुल वैलिड है। ठीक है। अब मैं कहता हूं अगर नोटिस भेजना था किससे, सेंड करना था मेल के थ्रू, तो 2 डेज हम घटा सकते हैं क्या? 17th और 18th को हम क्रॉस कर देंगे, इनकी कोई हमें नीड नहीं है। 17th 16th को एक सिर्फ लेंगे, 16th के बाद 17th से कैलकुलेशन आ जाएगी, 2 दिन और बढ़ जाएंगे, तो उस केस में 2 डेज और आपके हो गए, तो इस केस में आपके 24 डेज हो गए। यस और नो? आंसर इज यस। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से एक और, सपोज सेम क्वेश्चन 16th ऑफ अक्टूबर और मीटिंग का जो टाइम है वो 10th की जगह लिखा जा रहा है 7th ऑफ नवंबर। 7th ऑफ नवंबर को आपका मीटिंग का टाइम लिखा जा रहा है, तो प्लीज आप इसको घर पर कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। अब क्या हो सकता है? मीटिंग टाइम पर नोटिस कम समय का भी हो सकता है क्या? नोटिस कम टाइम का भी हो सकता है, तो उस समय पर क्या पोजीशन होती है, उस समय पर क्या बताया जा सकता है? पढ़ते हैं चलो। 21 क्लियर डेज नोटिस, आपको मैंने बता दिया, ईदर इन राइटिंग और थ्रू ईमेल। राइटिंग मतलब आप बाय पोस्ट बाय मेल कर सकते हैं, या आप मेल के थ्रू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए, प्रोवाइडेड दैट, आपको पूरा कंसेप्ट समझा दे बच्चों। इस छोटी सी लाइन का बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये, जो आपको मैंने अभी क्लियर किया, तो प्लीज इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा और अच्छे से इसको कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। कि अगर प्रोवाइडेड दैट ए जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड आफ्टर शॉर्टर नोटिस लेस देन स्पेसिफाइड इन दिस सबसेक्शन। इस सेक्शन में जो बताया गया, कितना बताया गया? 21 डेज का बताया गया। क्या उससे कम नोटिस अलाउड है? आंसर इज यस। नॉर्मल केसेस में नॉट अलाउड, बट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस इट इज अलाउएबल। क्या कहते हैं? एक जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग शॉर्ट नोटिस देन स्पेसिफाइड 21 डेज इफ कंसेंट इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। कंसेंट ली जाए कैसे? या तो पोस्ट से ले जाए, ईमेल से ले जाए, कैश से। इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, 2 तरह की मीटिंग होती है बच्चों मेंबर्स की, थोड़ा सा और बता देता हूं। एक होती है आपकी एजीएम, एक होती है ईजीएम। मेंबर्स की मीटिंग केवल 2 ही मीटिंग होती है जो हम करते हैं, जो हमारे सिलेबस में आती है। बाकी बहुत सारी मीटिंग होती है, देयर आर लॉट्स ऑफ मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग, डेटर्स मीटिंग, स्पेशल क्लास ऑफ डिवेंचर्स होल्डर मीटिंग, लॉट्स ऑफ मीटिंग्स आर देयर, बट हमको ये 2 ही अच्छे से पढ़नी है। तो क्या कहते हैं? इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम के केस में, नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर, 95% ऑफ द मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट। जितने भी मेंबर हैं उसमें 95 मेंबर जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, उन्होंने कह दिया कि कोई बात नहीं, 21 डेज से कम का नोटिस भी एक्सेप्टेबल है, तो है। आंसर इज यस। तो मीटिंग आपकी वैलिड मानी जाएगी, आपका नोटिस वैलिड माना जाएगा इन केस ऑफ एजीएम। एंड इन केस ऑफ एनी अदर मीटिंग अदर देन एजीएम, हम बात कर रहे हैं केवल एजीएम की। इन दैट केस कह रहे हैं जी, अगर शेयर कैपिटल है कंपनी के पास या शेयर कैपिटल नहीं है, 2 केसेस है। नंबर 1 शेयर कैपिटल है, नंबर 2 शेयर कैपिटल नहीं है। अगर शेयर कैपिटल है तो उसमें कितने मेंबर्स, जिनके पास 95% पेड अप शेयर कैपिटल का हिस्सा हो, वो कहते हैं कि भाई कम मीटिंग का नोटिस कम टाइम का भी अलाउड है, तो अलाउड है। मीटिंग का नोटिस कम टाइम का भी अलाउड है, तो अलाउड है, मीटिंग वैलिड मीटिंग। लेकिन अगर कंपनी आपकी जिसकी शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर कैपिटल नहीं है, तो उसमें पेड अप शेयर कैपिटल का कोई सीन ही नहीं होता। पेड अप शेयर कैपिटल का सीन होता केवल एक चीज रहती है, वोटिंग पावर। क्या रहती है? वोटिंग पावर। उस केस में जिन पर्सन्स के पास वोटिंग पावर कितना है, कम से कम 95% वोटिंग पावर है, तो यस, वो कहते हैं कि शॉर्टर नोटिस अलाउड है, तो अलाउड है, कोई टेंशन नहीं। आइए इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते, क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिए। शॉर्टर नोटिस सबसे पहले कह रहे हैं मीटिंग के लिए टाइम कितना? 21 क्लियर डेज बुलाया जाना चाहिए। इससे कम टाइम का नोटिस अगर होगा तो मीटिंग क्या हो जाएगी? इनवैलिडेट हो जाएगी। लेकिन क्या करें, क्या शॉर्टर नोटिस अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। चार्ट बना रहा हूं। इफ एजीएम 95% of the members entitled to vote
say yes. Short notice is allowed. Any other meeting, एनी अदर मीटिंग कौन सी, एजीएम को छोड़कर। कह रहे हैं शेयर कैपिटल है कंपनी में तो, और नहीं है तो, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल है तो, शेयर कैपिटल है तो 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जिनके पास है वो कह देते हैं कि शॉर्ट नोटिस अलाउड है तो अलाउड है, अदरवाइज नहीं अलाउड है। और जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है उस कंपनी में लोगों के पास क्या होती है बच्चों, 100% वोटिंग पावर होती है। वो कह देते हैं अगर कि वोटिंग पावर कितनी है, 100% में से 95% वोटिंग पावर वाले कह देते हैं कि शॉर्ट नोटिस अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। वो शॉर्ट नोटिस का टाइम पीरियड वो डिसाइड कर सकते हैं कितना हो सकता है, 19 दिन, 17 दिन, 18 दिन, 15 दिन, डिपेंड अपॉन द मेंबर्स, 100% डिपेंड अपॉन द मेंबर्स के वो कितने दिन को एक्सेप्टेंस देते हैं कि इतने दिन का नोटिस भी हमें अलाउड है। अब उसी क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों जो हम पढ़ रहे थे, जल्दी से ध्यान से। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, आपको भेजा था कितने दिन, डे ऑफ सेंडिंग नोटिस 20 जून। और ये दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला था आपको, दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था, आगे चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन और करते हैं थोड़ी सी, वो कौन सा है याद करा देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन, 16 अक्टूबर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला 7 नवंबर। अब 16 अक्टूबर मैं सारी बातें कंसिडर कर रहा हूँ कि मुझे नोटिस मिला गया बाय पोस्ट, तो हम कहाँ से काउंटिंग करेंगे, अगेन काउंटिंग विल बी डन फ्रॉम 19th, आंसर इज यस, काउंटिंग ऐसे तो करेंगे भाई, 19th से स्टार्ट हो जाएगी काउंटिंग, क्योंकि 17th और 18th तो बाय पोस्ट है तो 48 आवर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, तो काउंटिंग होगी 19th से। मीटिंग कब है हमारी, इस दिन 7th को हमारी मीटिंग का डेट मैंने फिक्स किया है, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो काउंटिंग करते कितना दिन हो गया, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पर कितना दिन हुआ आपका, 19 डेज हुआ। क्या ये 21 क्लियर डेज है, आंसर है 21 क्लियर डेज बिल्कुल नहीं है। तो क्या मीटिंग वैलिड हो सकती है, वैलिड हो सकती है इफ अगर एजीएम है तो कितने लोग कहें, 95% जो मीटिंग में वोट देने के लिए एलिजिबल है वो कहते हैं यस, इतना नोटिस का पीरियड हमको अलाउड है, ऑल्दो इट वाज 21 क्लियर डेज, बट क्या इतने दिन का भी अलाउड हो सकता है, आंसर इज यस, इतने दिन का भी अलाउड हो सकता है इफ मेंबर्स से यस, लेकिन कितना, 95% इन केस ऑफ एजीएम। और ईजीएम के केस में अभी हमने बात किया, ईजीएम के केस में अगर शेयर कैपिटल है तो वो भी 95% पेड अप शेयर कैपिटल, और दूसरे केस में जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है उसमें वोटिंग पावर कितनी हो, 95% आपकी वोटिंग पावर हो तो अलाउड है। क्लियर, बात समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर, आई थिंक सो 100% क्लियर होगा। फिर भी कोई इश्यू रहे तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प बच्चों, यू नो दैट वेरी वेल। क्लियर, चलो आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि क्या कहना चाहता है हमारा कॉन्सेप्ट। चलिए बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, चलिए पहला पैरा नंबर डन। नेक्स्ट कंटेंट ऑफ द नोटिस, कंटेंट ऑफ द नोटिस क्या करें, नोटिस में क्या क्या होगा इस बारे में बातचीत बताया जाता है, मतलब वी कैन से इट विल बी लाइक एन एजेंडा। एजेंडा क्या होता है कि काम क्या होगा, कैसे होगा, सर कल के क्लास में क्या बताया जाएगा, कितने बजे होगी, टाइम क्या होगा, कहाँ पर होगी। आपकी क्लास होगी एएससी में, उनकी सिंगल क्लासेस पर होगी, सेकंड फ्लोर पर होगी, टाइम होगा 10 AM, ऐसा टाइम आपको दे रहता है, डे होगा ये सारी बातें आपको दी जाती है। वही सेम मीटिंग के बारे में जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है तो उसके बारे में डिटेल दी जाती है कि मीटिंग जो है वो कहाँ पर बताई जाएगी, कैसे बताई जाएगी, कहाँ होगी, कब होगी, किस समय होगी, किस दिन होगी।
कहाँ होगी, कब होगी, किस समय होगी और किस दिन होगी, ऐसी बातें बताई जाती है। नंबर 1 और टाइमिंग। सिंपली मीटिंग बताई जाएगी हर नोटिस में, जो भी नोटिस होगा, नोटिस कैसे जाएगा, वही 21 स्पेसिफाई करेगा क्या, प्लेस के कहाँ पर होगी, वो कहाँ पर होगी उसके बारे में बहुत डिटेल है। रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस के किसी गांव कस्बे में होनी चाहिए, वो बाद में डिटेल हम पढ़ेंगे। कह रहे जी प्लेस, नंबर 1 प्लेस कहाँ पर होगी, मैं कहता हूँ ASC में होगी, सिंपल। डेट क्या होगी, डेट होगी आपकी बच्चों 30 जून, सपोज एग्जाम्पल। डे क्या होगा, डे होगा वेंसडे, जस्ट टेकिंग ए इमेजिनरी फिगर। और आर क्या होगा मीटिंग का, मीटिंग कितने बजे से कितने बजे होगी, 10 to 4। ये सारी बातें इसमें लिखी जाएंगी। मतलब क्या लिखा जाएगा, जगह लिखी जाएगी, डेट लिखी जाएगी, दिन लिखा जाएगा और उसका टाइम लिखा जाएगा, कितने घंटे की मीटिंग होगी। ये सारी बातें आपकी मीटिंग में लिखी जाएंगी। मीटिंग के नोटिस में आपको ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी। दैट कंटेंट विल बी कॉल्ड एज एजेंडा ऑफ द मीटिंग। उस काम को क्या बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं इट शैल कंटेन स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। ये क्या होता है बच्चों, ध्यान से हम उस मीटिंग में क्या करेंगे, क्या करेंगे, आएंगे चाय समोसे खाएंगे या कुछ डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट इशू पर, कुछ जिन इश्यूज पर हम चर्चा करेंगे। जो भी काम हमको मीटिंग में करना है कि हम मीटिंग कर क्यों रहे हैं, इस मीटिंग को करने का हमारा पर्पस क्या है, मीटिंग किस लिए की जा रही है, उन सब बातों के लिए जो भी काम कहा जाता है उस काम को कहा जाता है बच्चों बिजनेस ऑफ द मीटिंग। बिजनेस ऑफ द मीटिंग कि मीटिंग का जो बिजनेस है वो क्या होगा, मतलब मीटिंग का जो है वो काम क्या होगा, हम क्या काम करेंगे, फाइनली हम क्या काम करेंगे, कहाँ पर मीटिंग में हम क्या क्या काम करेंगे, ये सारी बातें वहां पर लिखी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। That is statement to be next to notice it provided statement setting of the following matters मटीरियल फैक्ट। कह रहे हैं हर आइटम के स्पेशल बिजनेस के। अब ये क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं बताया था हूँ। एक होता है स्पेशल बिजनेस, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस। चलिए पहले उनको ही पढ़ लेते हैं। स्पेशल बिजनेस और ऑर्डिनरी बिजनेस की हम बात कर लेते हैं। हाँ जी, ये क्या कहते हैं, स्पेशल बिजनेस और ऑर्डिनरी बिजनेस। इसकी हम बात करते हैं। सेक्शन नंबर 102 कहता है, सेक्शन नंबर 102 कहता है कि एक हमारी होती है एनुअल जनरल मीटिंग। क्या होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। उस एनुअल जनरल मीटिंग में ये जो है बिजनेस, ये है 4 काम। ये 4 काम जो है ये आपके ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस कहला जाता है। अब ऑर्डिनरी बिजनेस का क्या मतलब है, नॉर्मल डे टू डे काम, जैसे हम आएंगे, क्लास लेंगे और चले जाएंगे, सिंपल। हम आपको पढ़ाएंगे और चले जाएंगे, सिंपल। हम किसी दिन टेस्ट लेंगे, स्पेशल बिजनेस। हम किसी दिन यहाँ पर सेमिनार करेंगे, स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस कुछ अलग बिजनेस, कुछ अलग कैटेगरी, ठीक है। नॉर्मल जो डे टू डे चल रहा है कोई इशू नहीं है, सिंपल, उसको ऑर्डिनरी बिजनेस अपन बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, हमारी जो एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी, उस मीटिंग में कुछ बिजनेस जो है वो क्या कहे जाते हैं, वो ऑर्डिनरी नेचर के कहे जाते हैं। ये बिजनेस ऑर्डिनरी नेचर के बिजनेस कहे जाते हैं। इन बिजनेस को बोला जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस। वो कौन कौन से, ध्यान से कहते हैं, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटर। सिंपल, जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपने बैलेंस शीट बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, नॉट अकाउंट्स बनाए हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए, ये सारे पर जो है चर्चा की जाती है। कहाँ पर, आपकी मीटिंग में, क्योंकि मीटिंग में मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स मीटिंग को समझते हैं, उन पर चर्चा करते हैं और बताते हैं भाई हमें ये ठीक नहीं लग रहा, वो ठीक नहीं रहा। ऑडिटर की रिपोर्ट, साथ साथ ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी उसमें होती है, मतलब सीए की रिपोर्ट भी उसके साथ एनेक्स्ड होती है। उस मीटिंग में आओ, चर्चा करो, बातें करो और हमें बताओ। नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का डिक्लेरेशन करना, इट्स बिजनेस ऑफ द एजीएम। एजीएम में डिक्लेरेशन करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ा भी चुका हूँ, तो उनको उनके अगर ये टॉपिक है तो उनको समझ में आ जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या होता है। कह डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का डिक्लेयर करना इसी एजीएम में ही किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जाती है इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, उनके स्थान पर जो रिटायर हो रहे हैं, मतलब जो रिटायर हो रहे हैं उनके स्थान पर दूसरे वाले डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे। सिंपली वी कैन से अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा करें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर।
अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन कितना उनको पे किया जाएगा, उनको कितना पैसा दिया जाएगा, ये सारी बातों के लिए बात रहा है कि रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ये 4 बिजनेस है। अब इन चारों बिजनेस का छोटा सा अपन एक नाम लिख लेते हैं, क्या? डीडी, एडी, एए, सीएएफएस। ध्यान से, डीडी मतलब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एडी मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, एडी मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ एए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, एंड लास्ट वन इज सीएएफएस, कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इसका 4 बिजनेस। केवल 4 बिजनेस आपके किस कैटेगरी के आए हैं बच्चों? जल्दी से बताइएगा, फटाफट जल्दी से बोलिए। 4 बिजनेस आपके किस कैटेगरी के हैं? ओनली एंड ओनली ऑर्डिनरी बिजनेस। केवल ऑर्डिनरी बिजनेस के 4 कैटेगरी हैं। इनके अलावा अदर देन दीज 4 जो भी आते हैं वो स्पेशल बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है विचिंग टू बी ट्रांजेक्ट दैट शैल बी डीम्ड स्पेशल अदर देन इनको छोड़कर जो भी बिजनेस कहा जाएगा, ऑल बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड शैल बी डीम्ड टू बी ए स्पेशल बिजनेस। इसके अलावा कोई भी बिजनेस होता है वो कौन सा बिजनेस कहा जाएगा? स्पेशल बिजनेस कहा जाएगा। क्लियर? स्पेशल बिजनेस कहा जाएगा। Where any item of special business to be transacted meeting of a company relates to affects any other company, yes। कह रहे उसमें हमारी कोई शेयर होल्डिंग है तो हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए। डायरेक्टर का 2% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है तो उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, यस बिल्कुल डिस्क्लोज करना चाहिए। प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी जितने भी लोग होते हैं, सपोज इसको एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस लाइन को। सपोज एक बिजनेस किया जाना है, एक बिजनेस किया जाना है, मतलब कंपनी में कोई बातचीत की जानी है। कह रहे हैं जी हमारी कंपनी जिसका नाम है XYZ लिमिटेड, ठीक है, हमने ABC लिमिटेड के साथ कुछ कोलैबोरेशन कर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हमारी कंपनी है XYZ लिमिटेड, लेकिन जो हमारी कंपनी में डायरेक्टर्स है ना, उनका ABC लिमिटेड में 2% या उससे मोर शेयर होल्डिंग है। नंबर 1, उनके ब्रदर की शेयर होल्डिंग है, उनकी वाइफ की शेयर होल्डिंग है, उनके डॉटर की शेयर होल्डिंग है, उनके पेरेंट्स की शेयर होल्डिंग है। तो ऐसा क्या होगा बच्चों? देन जब डायरेक्टर्स इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे होंगे तो यस दे विल बी बायस्ड कि यार हाँ यार इसको अपन कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं क्योंकि इसमें मेरी शेयर होल्डिंग है। तो कहते हैं आप कंपनी को बताए बिना, क्या बताए बिना, कि मेरी इसमें 2% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ काम करते हो और कंपनी को इस वजह से कभी लॉस हो जाता है तो यस डायरेक्टर शैल बी पर्सनली लाइबल, डायरेक्टर शैल बी पर्सनली लाइबल। डायरेक्टर उसको पूरा का पूरा लाइबिलिटी उनकी रहेगी और कंपनी को जितना भी नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरा करने के लिए उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और दे विल कॉम्पनसेट टू द XYZ लिमिटेड। डायरेक्टर्स हो, प्रमोटर्स हो, क्या तो डायरेक्टर्स या KMP या प्रमोटर्स कोई भी हो जिसका शेयर होल्डिंग है 2% या उससे ज्यादा तो डिस्क्लोज करो प्लीज। ओके, इट इज हार्ड फैक्ट कि आपको ये बताना ही बताना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं। Where any business item to be transacted at company affects or any other the extent of shareholding interest in that company or every promoter, every director, manager, any KMP of the first mentioned करने जो आपको बताया XYZ shall, if the extent of shareholding is not less than 2% of the share capital of that company also be set out in the statement। 2% या उससे ज्यादा है, सिंपल शब्दों में बात है तो आपको बताना चाहिए। इन शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी मतलब यहाँ दैट कंपनी का मतलब है बच्चों ABC। ध्यान पक्का? चलिए कह रहे जी क्या कहता है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, बिल्कुल अपने को इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट करने का पूरा टाइम दिया जाना चाहिए। एनी आइटम ऑफ बिजनेस जो हमने पढ़े, स्पेशल बिजनेस या ऑर्डिनरी बिजनेस, relates to any document which is to be considered at meeting में जो कंसिडर की जानी, जिन पर चर्चा की जानी है। कंसिडर्ड का मतलब यहाँ पर चर्चा है बच्चों, जिस पर हमें डिस्कशन किया जाना है, चर्चा ऑब्लिक डिस्कशन किया जाना है।
डिस्कस किया है। टाइम एंड प्लेस वेयर सच डॉक्यूमेंट कैन बी एक्सपेक्टेड, यानी उसका समय और टाइम बता दो कि हम कब उस समय को, किस समय पर उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आपका होता है बिजनेस आवर्स और आपका रजिस्टर्ड ऑफिस। नोट करते रहना बच्चों जो मैं लिख रहा हूँ प्लीज। बिजनेस आवर्स में आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल, और रजिस्टर्ड ऑफिस वो टाइम क्या होता है वो कंपनी के ऊपर डिसाइड होता है, वो कंपनी जैसे चाहे उस काम को और नीचे ऊपर नीचे कर सकती है। क्लियर, चलिए कहते हैं नेक्स्ट आपको बताया मैंने बच्चों नॉन डिस्क्लोजर ऑफ स्टेटमेंट। अब ये बताया कि अगर कोई भी डिस्क्लोज नहीं करता है, मतलब नॉन डिस्क्लोजर का मतलब तो ये हुआ ना डायरेक्टर ने बताया, ना केएमपी ने बताया, ना मैनेजर ने बताया, ना किसी और पर्सन ने बताया, प्रमोटर ने बताया, तो ये उसकी वजह से कंपनी को नुकसान होगा। कौन सी कंपनी को नुकसान होगा? XYZ कंपनी को नुकसान होगा। तो उस समय पर उस नुकसान की क्या वो कॉम्पनसेट करेंगे? 100% कॉम्पनसेट करेंगे, उनको कॉम्पनसेट करना होगा। क्या करेंगे? Where is the non-disclosure of insufficient disclosure in a statement, promoter, director कोई KMP benefit occur to the होता है, या directly and indirectly such person shall be hold interest of the company, such person are liable to the compensate to the company। जो आपको बताया जितना भी इन्होंने अगर डिस्क्लोज नहीं किया उसकी वजह से कंपनी को कोई नुकसान हुआ तो यस दे विल कॉम्पनसेट टू द। क्लियर कहते हैं। और पेनल्टी साथ में लगेगी। कितना पेनल्टी लगेगी? बिल्कुल लगेगी। किन किन पर? जिनकी हम बात कर रहे हैं, मैनेजर, डायरेक्टर, केएमपी एंड प्रमोटर, इन पर पेनल्टी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। कंपनी पर लगेगी और इन पर लगेगी। कैसे कैसे लगेगी? कह रहे हैं एवरी प्रमोटर और ये कौन जो भी आपको बताया, हु इज डिफॉल्ट शैल बी लायबल विद फाइन, जो जा सकता है 50,000 और 5 टाइम्स द बेनिफिट अकर टू द प्रोमोटर्स विच एवर इज मोर। ध्यान से 50,000 तक जा सकता है, लेकिन कह रहा है 5 टाइम्स द बेनिफिट अकर टू द प्रोमोटर। उसको बेनिफिट दूसरी कंपनी को, जो प्रमोटर को या डायरेक्टर को बेनिफिट हुआ बच्चों हुआ 2 लाख। 50,000 का 4 टाइम्स 2 लाख रुपीज, तो कितने तक का फाइन लगा सकते हैं? दोनों में से जो ज्यादा, 50,000 या 5 टाइम्स 2.5 का प्रॉफिट हो तो कितने तक फाइन लगा सकते हैं? इतने तक का फाइन अपन लगा सकते हैं। 2.5 लाख तक अपन फाइन लगा सकते हैं। आई थिंक सो इट विल बी क्लियर टू यू 100%। चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम ऊपर आ रहे थे। कंटेंट ऑफ नोटिस की हम बात कर रहे थे, वही सारी बातें कह रहे। नेचर ऑफ कंसर्न ऑफ इंटरेस्ट, जो भी कंसर्न ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे हम, तो उसका किसी भी तरीके से इंटरेस्ट हो, सेल्फ हो, पेरेंट्स हो, डॉटर हो, सन हो, किसी भी तरीके से उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। उसके रिलेटिव्स का भी हो तभी उसको बता देना चाहिए, ताकि कंपनी को डिसीजन लेने में थोड़ा आसानी रहे। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ये नोटिस किस किस को भेजा जाना चाहिए? शादी का इन्विटेशन किसको भेजा जाना चाहिए? या शादी का इन्विटेशन जो अपने रिलेटिव्स है, अपने रिश्तेदार है, अपने फ्रेंड्स है, सर्कल है, इन्हीं को तो भेजना चाहिए। क्या कोई भी आए भाई मेरी शादी में जरूर आना। ले मूवी आई थी ना मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, सिंपल, उसमें अक्षय कुमार होता है, वो क्या कहता है, ले भाई मेरी शादी का इन्विटेशन कार्ड पकड़, 100 रुपये जरूर लेके आइए, बिना 100 रुपये आमंत्रित चाहिए, ऐसे बोलता है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी को बुला दें। नोटिस किस किस को देना चाहिए? स्पेसिफिक पर्सन है उन्हीं को दिया जाना चाहिए। बता देता हूँ किस किस को दिया जाना चाहिए। MD ओला, ओला का MD को देना चाहिए। ओला जो अपनी कैब सर्विस है उसका, इसका एक शॉर्ट फॉर्म बच्चों इसके लिए लगाया है, तो आप भी नोट कर लीजिएगा। M बोले तो मेंबर्स, D मतलब डायरेक्टर्स, O मतलब ऑफिशियल असाइन। बताता हूँ ये कौन होता है। L मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और लास्ट वन एज ऑडिटर। MD ओला, M मतलब मेंबर्स, D मतलब डायरेक्टर्स, O मतलब ऑफिशियल असाइनी। अभी ऑफिशियल असाइनी कौन होता है बच्चों? सपोज कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उस इंसॉल्वेंट को होने के बाद कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करती है जो उस कंपनी की या उस पर्सन की एसेट और लायबिलिटी का निपटारा करता है। वो जो निपटारा करता है उस पर्सन को बोला जाता है क्या? उस पर्सन को आपका बोला जाता है ऑफिशियल असाइन। उसको ऑफिशियली असाइन किया गया है। एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन?
लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब मिस्टर एक्स जो है कंपनी में मेंबर थे, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई तो छोटा एक्स मतलब उनका बेटा जो है, ही द पर्सन विल बी कॉल्ड एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कंपनी को ऑडिट कर सकता है, उसको ये नोटिस दिया जाना चाहिए। केवल इन 5% को दिया जाना चाहिए और कोई टेंशन ही नहीं है। हर नोटिस, नोटिस ऑफ एवरी मीटिंग, हर मीटिंग का, यानी कि कुछ मीटिंग का दे कुछ का नहीं दे, सब देना पड़ेगा। शेल बी गिवन टू द एवरी मेंबर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, डिसीज मेंबर ऑफ साइनिंग, जो आपको बताया, आप ये लिख लीजिए बस, आपके लिए याद हो जाएगा फटाफट से, ऑडिटर और डायरेक्टर, सिंपल 100% इस तरीके से आपका एकदम माइंड में चले जाएगा फटाफट। नोटिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, यस नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड से दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, 100% दिया जा सकता है। कैसे भी दे सकते हैं, बिल्कुल नोटिस दे सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक मोड से दे सकते हैं, ईमेल के थ्रू दे सकते हैं, ताकि कम्युनिकेशन, नाउअडेज तो ईमेल के थ्रू ही नोटिस दिया जाता है बच्चों। आजकल कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट बोलने के नोटिस आप पोस्ट से भेजो, जस्ट सेंड एन ईमेल एंड इट विल बी वेरी क्लियर। तो क्या कहते हैं, नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू दिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड shall mean any communication sent by company through its authorized and secured computer program which is capable of producing confirmation and keep any code। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आप किसी को मेल भेजते हैं, आप किसी को व्हाट्सएप करते हैं, आप किसी को फेसबुक करते हैं, तो आपके रिकॉर्ड में वो रहता है ना, आप दिखा सकते हैं यार मैंने तेरे को भेजा था, यार मैंने तेरे को कम्युनिकेट किया था, यार मैंने तेरे को इस दिन इतने बजे से लेकर इतने बजे मैंने तेरे को बार मैसेज भेजा था। आपको ये सारी बातें इसमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। कंफर्मेशन, आप जब भी मेल करते हैं तो एक मेल पर एक लिखा आता है सेंट मेल, तो आप उस मेल को चेक कर सकते हैं, क्लियर, तो आप उस मेल को 100% चेक कर सकते हैं, क्लियर, कि वो किस किस को सेंड हुई है, रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, सिंपली इट इज कॉल्ड दैट, क्लियर। तो बात करते हैं जल्दी इस प्रोग्राम को आप समझते हैं। सेंडिंग नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक में डिस्कस्ड लेटर ऑन, ए नोटिस में बी सेंड थ्रू ईमेल और ए टेक्स्ट अटैचमेंट टू ईमेल नोटिफिकेशन लिंक या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे आप साइट पर डालते हैं यूआरएल बोल देते हैं उस चीज को, आप ईमेल भी भेजते हैं, अटैचमेंट भी दे सकते हैं, अटैचमेंट बेस, जैसे आपको अटैचमेंट डाल दी जाएगी, आपको हम पीडीएफ शेयर करेंगे अपना, वो अटैचमेंट है कि हमने पीडीएफ आपको शेयर कर दे, आप जो पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी जितनी भी हम पढ़ रहे हैं सारी की सारी चीजें आपको ईमेल के थ्रू व्हाट्सएप को ईमेल की जाएगी, आपको आपका पीडीएफ फॉर्मेट में ये सारा का सारा कंटेंट भेज दिया जाएगा, सो दैट आप समझ पाएंगे कि जो हमने पढ़ा है वो क्या है। कह रहे हैं ईमेल शैल बी एड्रेस्ड टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव सच मेल एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो रिकॉर्ड है उसमें नाम लिखा हुआ हो, एज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। जब हमने शेयर कैपिटल पढ़ा था बच्चों, याद हो आपको, डिपॉजिटरी की मैंने डिस्कशन आपको बताई थी, डिपॉजिटरी कौन होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें, फिर भी नहीं समझ आए तो पूछ लीजिए। सब्जेक्ट सेक्शन नेम ऑफ द कंपनी, नोटिस कैसा है, नोटिस का मीटिंग, टाइप ऑफ द मीटिंग, जीएम है, जीएम इंक्लूड्स ईजीएम है या एजीएम है, कि क्या है वो सारी बातें यहाँ पर बताई जाएगी, डेट प्लेस सब बताएं। अटैचमेंट पीडीएफ फॉर्मेट मतलब या नॉन एडिटेबल फॉर्मेट में, जो एडिट नहीं हो सकता, जब मन करे जब एडिट कर लो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। या एक लिंक दिया जा सकता है, जैसे आप देखते हैं यूट्यूब चैनल पर आजकल बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, बहुत सारे लोग भी आ गए हैं, तो देख सकते हैं क्या कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ऐसी बात है। एक कंपनी एक सिस्टम देखेगी कि कितना बार हमने नोटिस भेजा, कितने लोगों को नोटिस भेजा, कितनों को नोटिस फेल का इंफॉर्मेशन आया और कितने को ऑलरेडी सेंड हो। कंपनी की ड्यूटी कहाँ खत्म हो जाती है बच्चों, कंपनी की ड्यूटी खत्म हो जाती है, कंपनी ने अगर जो भी पर्सन मतलब सपोज मिस्टर राम जो है वो एक कंपनी के मेंबर है, मिस्टर राम जो है वो एक कंपनी के क्या है, मेंबर है। मिस्टर राम ने अपना मेल आईडी कंपनी के पास रजिस्टर्ड किया हुआ है अपना मेल आईडी कंपनी के पास, सपोज लिखा हुआ है ram21@gmail.com, ram21@gmail.com। अब कंपनी के पास रिपोर्ट में राम का ये मेल आईडी है, कंपनी इस मेल आईडी पर अपना नोटिस सेंड कर देती है। अब नोटिस सेंड कर देती है, वहां से बार बार फेल्ड आ रहा है, नोटिस बार बार फेल्ड आ रहा है, कंपनी उसको रीसेंड करती है, बिल्कुल रीसेंड करती है, फिर इसी मेल आईडी पर, लेकिन वहां से रीसेंड का नोटिस आ जाता है। अब कंपनी को वो जो रीसेंड का नोटिस है वो भी संभाल कर रखना होगा कि हमने आपको नोटिस भेजा और ये नोटिस हमने इसको भेजा, अब इसने मेल आईडी चेंज कर दिया, अब अपने को तो नहीं खबर ना, कंपनी को तो नहीं पता,
राम को वो मेल आईडी चेंज जो किया उसको वो कंपनी के रजिस्टर में नोट कराना चाहिए, कंपनी को अपडेट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी अपडेशन नहीं दी। तो कंपनी कोई गलती? बिल्कुल गलती नहीं। कंपनी के पास जो मेल आईडी है बिल्कुल उस मेल आईडी पर आप भेजें, उस पर कोई फेड का नोटिस आता है तो कंपनी को रीसेंड करें, वो नोटिस जो है दोबारा से एक बार भेजे और उसका प्रूफ ऑफ सेंडिंग आपको संभाल कर रखे, कंपनी संभाल कर रखने। इन दैट केस कंपनी कभी भी लायबल नहीं रहेगी कि आपने मुझे नोटिस नहीं भेजा। क्लियर? सिंपल। क्या कहते हैं? द कंपनी शुड इंश्योर दैट इज सिस्टम विच कंफर्मेशन जो देती है, क्या कंफर्मेशन देती है कि टोटल नंबर ऑफ रिसीट मेल, कितने नंबर को मेल हो गई और रिकॉर्ड हर ईच रिसिपेंट का, जिनको नोटिस भेजा गया और नोटिस फेल भी हो गया अगर कुछ, और बाद में सब्सिक्वेंट रीसेंडिंग में उनको कर दिया गया। ये कंपनी को प्रूफ ऑफ सेंडिंग संभाल कर अच्छी सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुका हूँ, ऑलरेडी डिटेल आपको बता चुका हूँ। क्या करें? कंपनी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर इन ट्रांसमिशन बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। कंपनी के कंट्रोल के बारे में, कंपनी का नेटवर्क सब बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं, फिर भी बार बार हो रहा है तो कंपनी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। लॉकडाउन लग गया, नेटवर्क सब बंद हो गए, कुछ भी नहीं कर सकते, ट्रांसमिशन ही नहीं हो रहा, अब अपन क्या कर सकते हैं? सिंपल। Member fails to provide update relevant email address to the deposit, the company shall not be default। आपको बताया मेंबर ने मतलब राम ने ही अपडेट नहीं करवाया कंपनी के पास अपडेट कराना। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द राम टू अपडेट हिज मेल आईडी विद द कंपनी। आंसर इज यस। अब वो नहीं करा रहा तो फिर कंपनी के पास जो मेल आईडी उसी पर तो नोटिस भेजेगी, तो कंपनी की कहाँ ड्यूटी रहेगी? पक्का? चलिए नेक्स्ट करते हैं। कंपनी में सेंड ईमेल थ्रू इन हाउस फैसिलिटी, मतलब अपने ऑफिस के बंदों को ही लगाकर ईमेल भेज सकते हैं कि यार आप इन हाउस, मतलब अपने जो कंपनी का ऑफिस है उसी में कुछ लोगों को रखा हुआ है, एम्प्लॉय के हुआ है कि आप ये नोटिस भेजने का काम कीजिए। या रजिस्ट्रार के साथ काम करा सकते हैं, या ट्रांसफर एजेंट होता है एक बंदा जिस काम को करता है, या ऑथराइज्ड एनी थर्ड पार्टी एजेंसी, इसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सिंपली हम अपना काम किसी और से करवाते हैं, हमने एजेंसी को दे दिया कि आप जाओ इस काम को करो, हमें कोई टेंशन नहीं, आप इस काम को अच्छे से करो, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, और हम ये काम ऐसे भी करते हैं। मतलब कैसे कर सकते हैं? नंबर 1 इन हाउस फैसिलिटी, नंबर 2 रजिस्ट्रार के थ्रू भेज सकते हैं, ट्रांसफर एजेंट की भेज सकते हैं, या थर्ड पार्टी को हम अपॉइंट कर सकते हैं बीपीओ के रूप में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वहाँ पर हम लगा सकते हैं। नोटिस मेड थ्रू ईमेल शैल बी रीडेबल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, इसमें तो कुछ कहने का बात नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे से डिटेलिंग बता रहा है, कोई बात नहीं। और recipient should be able to obtain a retained copies and company shall give the complete uniform resource locator, उसको पूरा अच्छे से बताया कि आप इस साइट पर जाए, आप ये ओपन करें, ये डालें, देन इट विल बी अवेलेबल। और कंपनी के नोटिस की डिटेल है वो यस कंपनी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल रहनी चाहिए, 100% कंपनी के वेबसाइट पर भी वो डिटेल रहनी चाहिए। क्लियर? द नोटिस ऑफ जीमेल ऑफ कंपनी शुड बी साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ, हम साथ हैं, साथ placed on the website of the company, and any website will be notified further if any, and on the website and will be notified further। अगर कोई वेबसाइट है तो यस उस पर प्रेजेंस है और उस वेबसाइट को नोटिफाई किया गया, किसने? गवर्नमेंट ने उसको नोटिफिकेशन दिया होगा, यस यू आर अलाउड टू दैट, यू आर अलाउड टू सेंड नोटिस, यू आर अलाउड टू रिटेन नोटिस ऑन योर वेबसाइट ऑल्सो। क्लियर? चलिए बच्चों, ये छोटा सा टॉपिक हमने आज पढ़े, एक बार जल्दी से इनको छोटा रिवाइज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम और आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मीटिंग ऑफ ए कंपनी के मीटिंग से रिलेटेड कुछ बातें की कि नोटिस कौन भेज सकता है, नोटिस भेज कौन सकता है, बिल्कुल प्रॉपर अथॉरिटी विल बी देयर, मैंने आपको लिखवा भी दिया था, प्रॉपर अथॉरिटी विल बी देयर, प्रॉपर अथॉरिटी विल बी देयर। क्लियर? कौन नोटिस बुला सकता है, कौन मीटिंग बुला सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकते हैं, सीएस या उनके बिहाफ, बोर्ड के बिहाफ पर सीएस या अदर पर्सन बुला सकते हैं जो बोर्ड ने ऑथराइज किया गया हो। अगर उनको ऑथराइज नहीं किया गया है तो वो मीटिंग बुलाते हैं तो मीटिंग विल बी इनवैलिडेट। लेकिन अगर वो बुलाते हैं और उसको रेटिफाई कर देते हैं, मीटिंग रेटिफाई कर देते हैं, कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इफ रेटिफाई द मीटिंग देन इट विल बी वैलिड एनफ, 100% इट विल बी वैलिड 100%, कोई टेंशन नहीं। 21 क्लियर डेज, मिनिमम 21 क्लियर डेज का नोटिस चले जाना चाहिए। 21 डेज की कैलकुलेशन मैंने आपको अच्छे से समझाई थी, अच्छे से समझ लेना। कह रहे जी क्या शॉर्टर नोटिस भी अलाउड है? 100% शॉर्टर नोटिस भी अलाउड है।
In case of AGM 95%, in case of EGM, in case of AGM 95%, in case of EGM कौन से 95% ही जिनके पास पेड शेयर कैपिटल हो, या अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो वोटिंग पावर 95%। नोटिस, कंटेंट ऑफ नोटिस, एजेंडा कब होगी, कैसे होगी, कौन बताएगा, किसको नोटिस भेजा जाना चाहिए, और उसकी पूरी डिटेल, उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड किस किस के, डायरेक्टर्स के, प्रमोटर्स के, मैनेजर के, केएमपी के सारी डिटेल भेजे जानी चाहिए। नोटिस किस किस को भेजा जाना चाहिए, एमडी ओला को भेज देना चाहिए। क्लियर। नोटिस ईमोड से भेजा जा सकता है, बिल्कुल भेजा जा सकता है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। अपना ईमेल आईडी अपडेट कराएं 100%। डीम्ड बिजनेस, स्पेशल बिजनेस माने जाएंगे कौन से, इन 4 को छोड़कर बाकी सब स्पेशल बिजनेस की कैटेगरी में आएंगे। कौन कौन से, डीडी, एडी, एए, सीएएफएस। डीडी मतलब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एडी मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, एए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, कंसिडरेशन एंड एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन चारों के अलावा बाकी जितने भी बिजनेस है वो सारे स्पेशल बिजनेस कहे जाएंगे, और इसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट की कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नॉर्मली बिजनेस आवर्स में कर सकते हैं और कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में कर सकते हैं, बाकी कंपनी जहाँ कहीं वहाँ पर हो सकती है। वो अपनी कोई डिटेलिंग नहीं करते हैं। कौन, डायरेक्टर्स, केएमपी ऐसे कुछ डिटेल नहीं बताते हैं कि हमारा कुछ इंटरेस्ट है तो यस, क्या उनको पेनलाइज किया जा सकता है, बिल्कुल उनको पेनलाइज किया जा सकता है। 50,000 से लेकर 5 टाइम्स जो भी धरा हो उस पर किया जा सकता है। डन। आज इतना ही पढ़िएगा, इतना ही समझिएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज मी, व्हाट्सएप मी, नो प्रॉब्लम। वी आर हियर टू हेल्प यू गाइस। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।